हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपका एग्जामिनेशन अब बहुत ही पास में आ गया है और हम समझ रहे हैं कि आप लोग अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिए होंगे। और सिलेबस यदि कंप्लीट कर लिए हैं तो हम आप लोगों के लिए एक न्यू पेपर जो कि आप जिससे कि जिसके बारे में जान रहे होंगे, क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा लेकर के आए हैं। इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के भी नाम से जानते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो हम आप लोगों को लेकर के आए हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर वो आप लोग रेडी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही आवश्यकता रहती है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम चांस है कि आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन में अगर आप इसको तैयारी करते हैं तो ये जो पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, ठीक है, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एटॉमिक फिजिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन तीनों टॉपिक को कंबाइन करके ये एक पेपर बनाया गया है, क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, और इसी को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आपको जानना होगा। क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आया? जब क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया तो क्वांटम मैकेनिक्स आया, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्सिमम एप्लीकेबल था हेवनली बॉडी के लिए और बहुत ही स्मॉल डायमेंशन के पार्टिकल्स के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स आया। क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, जैसे कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें जब नहीं एक्सप्लेन हो पाई तो क्वांटम मैकेनिक्स आया, जिसके बारे में मैक्स प्लैंक ने अपना बताया है कि इमिशन या एब्जॉर्प्शन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको हम लोग किस फॉर्म में लेंगे, बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में लेंगे या पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में लेंगे, जिसको कि हम लोग फोटॉन बोलते हैं। तो ये जो रेडिएशन है जिसको कि हम लोग बंडल्स ऑफ एनर्जी या पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं, जिसको हम लोग फोटॉन बोलते हैं, ये फोटॉन अपनी थ्रू आउट द लाइफ आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो अब यहीं से ये क्वांटम मैकेनिक्स आगे बढ़ता चला गया और इसी क्वांटम मैकेनिक्स का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा ही जो बहुत सारे इफेक्ट है वो सभी का एक्सप्लेनेशन हुआ है, जैसे कि हमने क्या बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ओके, इसके अलावा भी आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्वांटम मैकेनिक्स का यूज होगा। तो हम लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिस्कस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट and explain it on the basis of quantum theory. Write down Einstein photoelectric equation and so that it follows the law of conservation of energy. Okay, तो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके बारे में हम लोगों को बताना है। आपको पता होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, हम लोग फोटो मेटल लेते हैं और उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करते हैं, उसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग लेंगे वो हम hν के फॉर्म में लेंगे, फोटॉन के फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पे जो फोटॉन है वो इम्पैक्ट होता है, वो फोटॉन हमारा टोटल का टोटल उस सरफेस के द्वारा क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब उस फोटॉन का यूज होता है, ठीक है, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये फोटॉन ही हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का काम यहाँ पे करेगा। ओके, तो फोटॉन जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है मेटल सरफेस के द्वारा, फिर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है और जब हम लोग उसको सर्किट से कंबाइन कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के इमिशन के कारण जो है उस सर्किट में क्या होता है कि करंट फ्लो होता है। तो इसके बारे में हम लोगों को बताना है। उसके बाद आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में हम लोगों को बताना है। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में क्या होता है कि hν फोटॉन हम लोग देते हैं, ठीक है, hν फोटॉन हम लोग देते हैं और इस फोटॉन का यूज होता है, किसमें यूज होता है?
वर्क फंक्शन में, और वर्क फंक्शन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने में जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में करते हैं, उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसी फार्मूले को हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिखा देंगे। एट ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। तो वहां पे फिर हमारा W की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, W इक्वल टू एच न्यू नॉट, ओके, एट ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब कि हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को 0 दिखा देंगे तो W इक्वल टू एच न्यू नॉट आ जाएगी, और वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। W की वैल्यू क्या रख देंगे, एच न्यू नॉट रख देंगे, ओके। और उसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ओके। और फिर यहां से हम लोग h कॉमन ले लेंगे, ओके, h कॉमन ले लेंगे। तो ये आ गया आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन आया है ये कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके दिखाएंगे, इसके बारे में जैसे आपको एग्जामिनेशन में जब आएगा, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, deduce an expression for the change in wavelength of scattered एक्सरे। ठीक है, हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बताएंगे। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि हम लोग रेडिएशन लेते हैं, उसका लाइट एटॉमिक मटेरियल पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम लोग कार्बन एलिमेंट ले लेते हैं, उस पर इसका इंटरेक्शन कराते हैं, इंपैक्ट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद वो रेडिएशन हमारा स्कैटर्ड होता है, रेडिएशन स्कैटर्ड होता है तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है, वो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाता है या फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो रहा है उस वेवलेंथ का हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब वेवलेंथ का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं वो डिफरेंसेस हमारा क्या आता है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ओके। तो लैम्डा डैश जो है हमारा स्कैटर्ड वेवलेंथ है, लैम्डा क्या है हमारा इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ है। और इस वैल्यू को जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, h/m0 c 1 माइनस cos फाई, 1 माइनस cos फाई, ओके, इतनी वैल्यू आएगी। तो ये जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है इसी को हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। और ये हमारा this is also represented in the form of d lambda, okay। तो ये जो हमारा आया है वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ, ये किस पे डिपेंड करता है, स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि h हमारा कांस्टेंट है, दिस इज द रेस्ट मास, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को दिखाएंगे और फाई को चेंज करेंगे, डी लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू जो है वो फाइंड करते चले जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है, व्हाट आर द डी ब्रॉगली मैटर वेव्स, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ सच वेव। अब हम लोगों को डी ब्रॉगली मैटर वेव्स के बारे में बताना है। हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा है, लाइट जो है वो हमारा डुअल नेचर शो करता है, ठीक है। उसी तरीके से मैटर वेव्स भी डुअल नेचर शो करता है। लाइट हमारा वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो करता है, क्योंकि लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन, ये सभी लाइट को वेव नेचर शो करती हैं, ठीक है। उसी के द्वारा इनका एक्सप्लेनेशन हुआ है। और बहुत सारे जो इफेक्ट हैं, जैसे अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट लिया, इसके द्वारा ये दिखाया जाता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। तो यहाँ पे जो लाइट है वो डुअल नेचर शो करता है, वैसे ही मैटर वेव्स आल्सो शोज डुअल नेचर, ओके, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, ओके। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर शो करने के कारण हम लोग उस वेव का जब वेवलेंथ निकालते हैं, उस वेव का क्या निकालते हैं, वेवलेंथ निकालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या वैल्यू आता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv, ओके। जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v और जो पार्टिकल है उसका मास m है। तो ये लैम्डा हमारा किस पे डिपेंड करता है, इस मास पे और वेलोसिटी पे। तो हमको इस वेवलेंथ के बारे में दिखाना है, बताना है, ठीक है।
ओके, तो इस तरह से हम लोग डी ब्रॉगली मैटर वेव को एक्सप्लेन करेंगे और वेवलेंथ का जो है वो एक्सप्रेशन दिखलाएंगे। अब इसके बाद हम लोग दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम लोग डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट लिए हैं। इस डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग दिखाते हैं कि मैटर वेव्स जो है वो ड्यूअल नेचर शो करता है। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द मैटर वेव्स। ओके, और यहाँ पे हम लोग डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन गन का यूज करते हैं और उसके द्वारा क्या करते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के द्वारा वेवलेंथ निकालते हैं और ब्रैग्स लॉ का यूज करते हैं। उन दोनों का वेवलेंथ निकाल करके देखते हैं कि हमारा सेम हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि मैटर वेव शोज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ओके, तो इसके द्वारा हम लोग ये प्रूव करते हैं कि मैटर हमारा डुअल नेचर, मैटर वेव डुअल नेचर शो करता है। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड प्रूव हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्रूव ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे इसके बारे में दिखाएंगे। और ये कैसे दिखाएंगे, एक मूविंग मटेरियल पार्टिकल को हम लोग ग्रुप ऑफ वेव के फॉर्म में लेते हैं या वेव पैकेट के फॉर्म में लेते हैं। तो जब हम लोग वेव पैकेट के फॉर्म में लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस वेव पैकेट या उस ग्रुप ऑफ वेव्स में पार्टिकल का पोजीशन जो है वो डिफरेंट नहीं रहता है। तो अगर पार्टिकल का पोजीशन एक जगह फिक्स नहीं मिल रहा है, डिफरेंट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग करते क्या है कि अनसर्टेनिटी पार्टिकल के पोजीशन में फाइंड कर लेते हैं। और चूंकि ग्रुप ऑफ वेव हमारा वेलोसिटी स्प्रेड है, तो वेलोसिटी या मोमेंटम दिस इज आल्सो नॉट फिक्स, दिस इज आल्सो नॉट सर्टेन, तो हम लोग वहां पे मोमेंटम की भी अनसर्टेनिटी फाइंड कर लेते हैं। फिर हाइजेनबर्ग ने क्या देखा कि पोजीशन का अनसर्टेनिटी और मोमेंटम का अनसर्टेनिटी, जब इन्होंने दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये क्या पाते हैं कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का मल्टीपल किया तो इन्होंने क्या देखा कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। h यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट है। ओके, तो ये वैल्यू हमेशा जो है वो ग्रेटर देन h/4π या इक्वल टू h/4π हमें मिली। इसी डायमेंशन का जो भी कॉन्जुगेट रहेगा, जैसे कि एनर्जी हम लोग ले लेते हैं, एनर्जी में अनसर्टेनिटी और टाइम में अनसर्टेनिटी डेल्टा ई और डेल्टा टी, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π हम लोगों को मिलता है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये चीज दिखलाने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन हमारा अगर न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन में बहुत अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उस एनर्जी को हम लोग फाइंड कर लेते हैं और वो एनर्जी जो है वो हम लोगों को कितनी आती है, 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करता है। और जबकि अगर बीटा डीके के द्वारा इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है तो ओनली 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी जो है वो इमिट होती है। तो दिस इज द very large energy than the 3 mega electron volt energy, so the electron cannot reside in the nucleus। तो इसके बारे में हम लोगों को दिखाना होगा, ये एनर्जी निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये एनर्जी निकालने के बाद ये हमें ऑलरेडी पता है बीटा डीके के द्वारा 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो वहां पे ये फिर रीजन दिखा देंगे कि 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वेरी लार्ज एनर्जी then the 3 mega electron volt, so the electron cannot reside in the nucleus। okay, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी एंड एस्टैब्लिश रिलेशन दैट Vg is equal to Vp minus lambda dVp upon d lambda। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है ये हमारा फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी है, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एंड दिस इज equal to the ratio of the angular frequency to the propagation constant। this is called the phase velocity or wave velocity। okay, और यहाँ पे phase velocity या wave velocity को इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे एंड ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा wave velocity या phase velocity for the plane progressive wave travel forward। okay,
plane progressive wave front travel forward. Okay, this is the phase velocity और इसका जो रेशियो आएगा रेशियो ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और इसके बाद क्या होता है कि हम लोग ग्रुप वेलोसिटी फाइंड करते हैं। क्यों ग्रुप वेलोसिटी हमें आया? क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि जो वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी निकालते हैं इसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग छोड़ करके फिर ग्रुप ऑफ वेव का कॉन्सेप्ट लेते हैं। और ग्रुप ऑफ वेव का जब हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं चेंज इन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द चेंज इन द प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ओके, रेशियो ऑफ द चेंज इन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द रेशियो ऑफ द चेंज इन द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, दिस इज द ग्रुप वेलोसिटी। ओके, उसके बाद इन दोनों में हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं और वो रिलेशन हमें मिलता है Vg इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा dVp अपॉन d लैम्डा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। तो दिस इज फॉर द डिस्पर्सिव मीडिया। ओके, यहाँ पे कई मीडिया मिल करके जो है वो जब हम लोग स्टडी करते हैं मिक्स मीडिया बोल सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये रिलेशन हम लोगों को मिलता है। एंड दिस इज फॉर द डिस्पर्सिव मीडिया। नॉन डिस्पर्सिव मीडिया में क्या होता है कि वहां पे dVp अपॉन d लैम्डा जीरो हो जाता है फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडिया। dVp अपॉन d लैम्डा जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि फॉर ऑल वेवलेंथ के लिए जो स्पीड है वो सेम होता है। फॉर ऑल वेवलेंथ के लिए स्पीड हमारा सेम होता है, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो उस कंडीशन में Vg इक्वल टू क्या होता है Vp। ओके, Vg इक्वल टू Vp फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडिया। तो ये चीज कभी कभी देख देता है दिखाने के लिए, तो सो दैट Vg इक्वल टू Vp फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडिया। तो उसको हम लोग इसी के द्वारा दिखाते हैं, इसी रिलेशन के द्वारा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एस्टैब्लिश द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसी श्रोडिंगर इक्वेशन के द्वारा जो है हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन दिखाते हैं, जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे। वो वैल्यू आती है डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0। ये है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इस चीज को हम लोगों को डिराइव करके दिखाना होगा। ओके, इसके बाद है establish the time dependent श्रोडिंगर इक्वेशन and deduce from it time independent equation। ओके, तो अब हम लोगों को टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन दिखाना है। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग जब इसका डेरिवेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है आई एच का डेवा साई बाई डेवा टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस v साई इक्वल टू 0। ये वैल्यू आती है आई एच का डेवा साई बाई डेवा टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v साई इक्वल टू 0। माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस v ओनली नॉट 0 ओनली साई। ओके, तो ये वैल्यू हम लोगों को मिलता है आई एच का डेवा साई बाई डेवा टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये डेल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस v साई। ओके, तो दिस इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं h साई इक्वल टू e साई। ओके, ये वैल्यू जो है वो हमारी हैमिल्टोनियन है। और आई एच का डेवा डेवा टी, दिस इज द एनर्जी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एनर्जी। तो हम लोग इस इक्वेशन के द्वारा भी लिख सकते हैं एस आई इक्वल टू ई साई या ई साई इक्वल टू एस आई के द्वारा भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड दिस इज आल्सो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो अब इसी इक्वेशन के द्वारा हम लोग ये इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन हमें करके दिखाना पड़ेगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन नॉर्मलाइज एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन ऑफ ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए। तो कोई भी वेव फंक्शन अगर है तो हम लोग उसको नॉर्मलाइज कैसे दिखाएंगे, उसके लिए ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए साई साई स्टार, दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई, डी टाउ फॉर ए स्मॉल एलिमेंट। अगर इस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल अगर 1 आ जाता है या
वेव फंक्शन साई और इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ के लिए इसकी वैल्यू यदि 1 आ जाती है तो हम लोग फिर बोलेंगे कि वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। तो ये कंडीशन हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ऑर्थोगोनल के कंडीशन में हम लोग क्या दिखाएंगे, कोई वेव फंक्शन है साई आई और दूसरा साई जे है, ओके, -∞ से लेकर के +∞ तक डी टाउ, अगर ये हमारा 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि दिस वेव फंक्शन इज द ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो दो वेव फंक्शन हम लोग लेते हैं और ये कंडीशन यदि फॉलो होता है वहां पे I = not J, ओके, so this condition should be followed, then we will say that wave function is the orthogonal function, okay। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग जो वेव फंक्शन लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन इंटायर स्पेस, ये चीज हम लोगों को दिखाना है। और ये चीज हम लोग कैसे दिखाते हैं, इसके लिए भी हम लोग यही कंडीशन ले लेते हैं। फॉर इंटायर स्पेस में अगर हम वेव फंक्शन लेते हैं और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन इंटायर स्पेस इज ऑलवेज 1, ओके, या फॉर ए वॉल्यूम एलिमेंट के लिए ले लेंगे डी टाउ। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में वहां पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, सॉल्व इट फॉर इट्स आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ 0 पॉइंट एनर्जी। तो हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है कि श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बताना है, ओके। इसके पहले हम लोगों ने when the particle are doing SHM then this is the harmonic oscillator, तो इसके पहले हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है, ओके। यहाँ पे हमको इसे क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करना है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन का हम लोग यूज करके इसको क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, इसके आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन को फाइंड करेंगे। तो आइजन वैल्यू हमारी क्या आती है, En = n+12 h cat nu, ठीक है। तो दिस इज द आइजन वैल्यू। यहाँ पे ये सिंपल h है, दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट, n+12, ओके, n+12 ब्रैकेट के बाहर h nu है, ओके। तो हम लोग करेंगे क्या, ये हमारा आइजन वैल्यू निकल गया और जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा निकालते हैं तो वो उसकी वैल्यू जो आती है वो सिंपल NH nu आती है। n इज द इंटीग्रल वैल्यू, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 0 1 2, ओके। तो हमने क्या बताया कि जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में देखते हैं तो NH nu आता है और जब क्वांटम मैकेनिकली हमने निकाला है तो n+12 h nu आया, मतलब हाफ h nu जो है वो इंक्रीज कर गया एनर्जी। अब हम लोग इसको 0 पॉइंट एनर्जी हम लोगों को फाइंड करना है। तो 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब कि ग्राउंड लेवल के लिए एनर्जी हम लोग निकालेंगे, जहां पे n = 0 यदि रखते हैं तो E0 = ½ h nu आता है। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में ग्राउंड लेवल पे जो एनर्जी है वो 0 आती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो ग्राउंड लेवल में या एट अ वेरी लो टेम्परेचर पे भी हम लोगों को एनर्जी जो है वो ½ h nu मिलता है। तो इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में बताना होगा, 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में जो सारे स्टेप्स हैं उसको लिखना होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस ए वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर गिवन बाय Vx = V0 Vx = 0। तो यहाँ पे हम लोगों को रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के बारे में बताना है, ठीक है। और वो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर हमारा कुछ इस टाइप का होगा और यहाँ से पार्टिकल आएगा, वेव पार्टिकल आ रहा है, ओके, मैटर में, और इस बैरियर को उसे क्रॉस करना है। तो इस कंडीशन में हमारा ये दिया है 0 to a, हम लोग इसके बीच को ले लेंगे और इधर जो है वो हम लोग <0 कर देंगे और इधर a कर देंगे। तो ये हाई पोटेंशियल को पार्टिकल को क्रॉस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वेव जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, कितना वेव जो है वो ट्रांसमिट करेगा, उसके लिए हम लोगों को रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस फाइंड करना होगा, जिसकी की वैल्यू क्या आएगी, R+T = 1, ओके। तो ये रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस को डिफाइन करेंगे कि कितना वेव रिफ्लेक्ट की, कितना वेव ट्रांसमिट की, ठीक है।
और उसका जब हम लोग सम करेंगे तो 1 आएगा, तो इतना काम करना होगा। और इसमें एक टनल इफेक्ट है, उसको भी हम लोग दिखा सकते हैं, टनल इफेक्ट। ओके, ये भी कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज द टनल इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे टनल इफेक्ट का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का बीम आ रहा है या जो पार्टिकल वेव आ रही है, उसकी यदि एनर्जी कम है तो भी वो हाई पोटेंशियल बैरियर को, उसका कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी जो है वो क्रॉस कर जाता है। तो कुछ ना कुछ वेव के बीम का क्रॉस करना ही हमारा टनल इफेक्ट कहलाता है, जबकि ऑलरेडी उसकी एनर्जी कम है, लेकिन वो हाई पोटेंशियल बैरियर को जो है वो क्रॉस करना ही हमारा क्या कहलाता है, टनल इफेक्ट कहलाता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं इस टनल इफेक्ट के, वो भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, write down the postulate of Bohr model, deduce the formula of electron energy and wave number for the hydrogen atom, describe the drawbacks of Bohr theory। तो हम लोगों को यहाँ पे postulate of Bohr model के बारे में बताना है। इसके 3 postulate हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और उसके लिए क्या जरूरी है, सेंट्रीपेटल फोर्स जो कि हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा मिलेगा, उससे हम लोग बैलेंस कर देंगे। ओके, और इसके बाद हमें सेकंड पोस्टुलेट बताना है। सेकंड पोस्टुलेट में हम लोगों को क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, या हम लोग लिख सकते हैं mvr इक्वल टू nh/2π। ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, n की वैल्यू, ये n इंटीग्रल नंबर है, m मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है। ओके, ये सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी रिलीज करेगा, किस कंडीशन में रिलीज करेगा, जब उसका ट्रांजिशन एक स्टेशनरी ऑर्बिट से एक हायर एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी में होगा, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा। ओके, तो इसके 3 पोस्टुलेट दे देंगे। उसी 3 पोस्टुलेट के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि इसके एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे, और इसकी जो एनर्जी है उसका जो फार्मूला है वो हम लोग डिराइव करेंगे। वो फार्मूला हम लोगों को क्या मिलेगा, En इक्वल टू 2π² m e⁴, ठीक है, m e⁴ k² z², ओके, k² z² अपान n² h²। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोगों को दिखाना है, और जो एनर्जी हम लोगों को मिलती है वो निगेटिव फॉर्म में मिलती है। ठीक है, इस एनर्जी को हम लोग डिराइव करके दिखा देंगे इन तीनों पोस्टुलेट के द्वारा। और क्या हमें दिखाना है, वेव नंबर दिखाना है, जिसको हम लोग पर यूनिट वेवलेंथ भी बोलते हैं। तो वेव नंबर भी हम लोग इस तरह से निकाल के दिखा सकते हैं, न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, n1 n2 यहाँ पे ऑर्बिट्स है, इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट। ओके, तो ये फार्मूला हमें डिराइव करना है, और ये फार्मूला डिराइव करना है, और इसके ड्रॉबैक को बताना है। क्योंकि ये जो इसका डेरिवेशन होता है, बोर मॉडल जो हमारा अप्लाई होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई होता है। जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, उस कंडीशन में इसका डेरिवेशन ये हमें एग्जैक्ट चीज नहीं बता पाता, जैसे जीमान इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, इन सभी का एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक हो गए। ओके, अब इसके बाद जो है हम लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखना है। किस पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, एलएस कपलिंग पे। ओके, तो एलएस कपलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब हमारा न्यूक्लियस के अबाउट रिवोल्यूशन करता है, ओके, और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी क्या करता है, स्पिन करता है। जिस तरह से अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे स्पिन करता है और सन के अबाउट रिवॉल्व करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी करता है। तो वहां पे हम लोग उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अबाउट द न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो हमारा एस है दिस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो कि अपने एक्सिस पे स्पिन करने के कारण हम लोगों को मिल रहा है, और दोनों का कपलिंग हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये हम लोग दिखा देंगे। इसके बाद है वेक्टर एटम मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को है, और ये आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम चांस है कि आ सकता है। वेक्टर एटम मॉडल जनरली देता है। ओके, तो इसको भी आप रेडी करेंगे। वेक्टर एटम मॉडल में हम लोगों को जो है वो क्वांटाइजेशन दिखाना है। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट
ठीक है, या हम लोग उसको बोलते हैं स्पेशल क्वांटाइजेशन। ओके, और दूसरा जो है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट में जो ओरिएंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हमारा जो है वो क्वांटाइज होता है, वो उसका शेप साइज जो है वो क्वांटाइज होता है। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी का ये डिमांड है ओके, कि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है वो स्पेस में हम लोगों को क्वांटाइज मिलता है और उसकी डायरेक्शन भी जो है वो क्वांटाइज मिलता है। तो इसके बारे में हम लोगों को बताना है, और उससे जो हम उसके बाद हम लोगों को स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है। ठीक है, उससे जो हम लोगों को क्वांटम नंबर मिलेगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इन सभी के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन सभी के बारे में हम बताएंगे वेक्टर एटम मॉडल में। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट एंड एक्सप्लेन मोजले लॉ, सो हाउ इट हैज बीन यूज्ड इन रिमूविंग सम ऑफ द डिफेक्ट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस a का होल स्क्वायर, और न्यू इक्वल टू k z माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा मोजले लॉ है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मोजले लॉ। ये कंपटीशन के लिए भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जनरली ये पूछता है आपको, इसके जो एप्लीकेशन है वो आते हैं, और ये जो फार्मूला दिखाई पड़ रहा है इसका भी यूज है। ओके, तो यहां पे हम लोगों को जो प्राइमरी एक्सरे बीम है उसका हम लोग इंटरेक्शन कराते हैं, जो भी एलिमेंट लेते हैं उससे के साथ उसका इंटरेक्शन कराते हैं। उसके बाद जो हम लोगों को रेडिएशन मिलता है, इस इंटरेक्शन के बाद जो रेडिएशन हमें फिर मिलेगा, इंटरेक्शन होने के बाद जो रेडिएशन बाहर आती है, जिसको कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोलते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक जो रेज हम लोगों को मिलेगी जो कि एलिमेंट पे डिपेंड होती है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, और वहां पे ब्रैग्स लॉ का भी यूज करते हैं। तो वहां पे हम लोगों को उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी मिलती है इमिट होने के बाद, इंटरेक्शन के बाद जो इमिट होगा, ओके, वो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी हमारा डिपेंड करता है कि हम कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, और वो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ द characteristic x-rays is directly proportional to the atomic number। ओके, या बोथ साइड का हम जो है यहां पे ये स्क्वायर नहीं रहेगा। ओके, जब हम ये स्क्वायर रूट हटाते हैं तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं कि न्यू जो है, जब ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हमें इधर स्क्वायर मिल जाएगा, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद हम लोगों को एक कांस्टेंट k मिल जाता है। तो न्यू इक्वल टू क्या आता है, k z माइनस a का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट इधर जाके होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है, और दिस z इज द एटॉमिक नंबर, और ये हमारा a जो है, जो एलिमेंट हम लोग लेंगे उसका एटॉमिक नंबर है। ये a जो है ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट एंड k इज आल्सो कांस्टेंट। ओके, तो ये न्यू फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो ये न्यू फ्रीक्वेंसी हमारा जो है वो डिपेंड कर रही है कि हम कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हैं, और उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर के। ठीक है, या स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका कि डेरिवेशन हम लोग करेंगे। ओके, जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे निकालते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम में, उस फार्मूले का हम लोग यूज करके इसका डेरिवेशन करते हैं, और इसी के द्वारा हम लोग जो है, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, जिसके द्वारा कि हम जो एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में सही पोजीशन नहीं पा रहे थे, वहां पे हम लोग मोजले लॉ का यूज करके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को सही पोजीशन बताते हैं। इसलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ओके, ये जरूर पूछता है। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बी रिमूविंग सम ऑफ द डिफेक्ट इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये फार्मूला हम लोग डिराइव कर लेंगे, और ये हमारा क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड शो दैट द एनर्जी स्टेट ऑफ प्योर रोटेशन मोशन ऑफ क्वांटाइज्ड। हम लोगों को यहाँ पे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बताना है। तो यहाँ पे
जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो कैसे अराइज होता है, पहले हमें इसके बारे में जानना होगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टेट जो अराइज होती है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, और जो एनर्जी मिलेगी हमें ट्रांजिशन ऑफ द स्टेट, ओके, ट्रांजिशन ऑफ द स्टेट के कारण हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। और वो स्पेक्ट्रा जो मिलता है हम लोगों को कहाँ मिलता है, फार इंफ्रारेड रीजन में मिलता है। उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कितनी होती है, 10 स्क्वायर म्यू से 10 क्यूब म्यू तक, ओके, 10 स्क्वायर म्यू से 10 क्यूब म्यू माइक्रोन तक, ओके, या माइक्रोवेव रीजन में मिलती है। और जो हम लोगों को रोटेशनल स्पेक्ट्रा किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में मिलेगा, जिसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, ओके, जिसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। और परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके पास होगा, जो हमारा हेटेरोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे कि HCl, HBr, HF, ओके। वो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के पास हमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं मिलता है, जैसे कि H2O2, N2, इन सबों के पास नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए हम लोग करते क्या है कि एनर्जी का फार्मूला डिराइव करते हैं, और वो एनर्जी का फार्मूला आपको डिराइव करके दिखाना पड़ेगा। उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम लोगों के पास क्या आती है, ये वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, E = BCH J+1, ओके, BCH J+1। यहाँ पे जो हमारा J है दिस इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर, और ये हमारा B जो है ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम लोग रोटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी जब वैल्यू हम लोग देखते हैं तो वो क्या आती है, B = H/8π²IC, ओके। आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, H हमारा यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, ओके। तो ये हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है। तो ये हम लोगों को फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा, और ट्रांजिशन के कंडीशन में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का आगे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन द प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ ए डायटॉमिक मॉलिक्यूल एंड सो दैट द डिफरेंट एनर्जी स्टेट आर क्वांटाइज्ड एंड इक्विडिस्टेंट। हम लोगों को यहाँ पे प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में बताना है। तो जो एटम्स हमारे मॉलिक्यूल में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, उनके कारण जो एनर्जी अराइज होती है, ठीक है, उनके कारण जो एनर्जी अराइज होती है वो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी कहलाएगी, और उसके कारण जो हम लोगों को स्पेक्ट्रा मिलेगा वो हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा। और ये जो हम लोगों को मिलता है वो इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा, जैसे कि अभी हमने बताया था प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तो वो फार इंफ्रारेड रीजन में मिलता है, लेकिन ये जो है वो नियर इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा, ठीक है। नियर इंफ्रारेड रीजन में हम लोगों को मिलता है, और नियर इंफ्रारेड रीजन का मतलब क्या हो जाएगा, 1 म्यू से लेकर के 10 स्क्वायर म्यू तक उसकी वैल्यू होती है, 1 म्यू से 10 स्क्वायर माइक्रोन तक उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और यहां भी हम लोग जो है फार्मूला डिराइव करेंगे, एनर्जी का फार्मूला। आप लोग जैसे कि क्वांटम फिजिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिराइव किए होंगे, उसी तरीके से इसका भी फार्मूला आता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोगों को इसका फार्मूला मिलेगा, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, E = न्यू प्लस हाफ, और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा h न्यू नॉट का, E = न्यू प्लस हाफ, ठीक है। या इसको हम लोग ऊपर दिखा देते हैं, उसकी वैल्यू जो है हम आपको यहाँ पे बताते हैं इस जगह पे, ओके। इस जगह पे हम लोग इसकी वैल्यू दिखा देते हैं, E = न्यू प्लस हाफ, या हम लोग न्यू की जगह जो है सिंपल जो है h न्यू नॉट, ओके। ये फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। यहाँ पे जो न्यू है इसकी वैल्यू आपको जो मिलेगी वो 0, 1, 2, 3 मिलेगी, और न्यू नॉट जो है, ठीक है,
वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। मतलब कि ये हमारा, जैसे कि इसमें ये रोटेशनल क्वांटम नंबर था, इसमें जो ये न्यू है ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। इस एनर्जी को हम लोगों को दिखाना पड़ेगा डिराइव करके प्योर वाइब्रेशनल में, और ये इसकी जो वैल्यू होगी वो क्वांटाइज होगी। और जब हम लोग ट्रांजिशन देखेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो वो हमें इक्विडिस्टेंट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि रॉमन इफेक्ट है। ओके, रॉमन इफेक्ट है। ओके, तो रॉमन इफेक्ट बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। इसको हमारे देश के साइंटिस्ट सीवी रमन ने इसके बारे में बताया था। और रमन इफेक्ट में होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट या विजिबल लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं। किस पे इंसिडेंट कराते हैं? वो हमारा लिक्विड हो या गैस हो या ट्रांसपेरेंट सॉलिड हो, उसमें हम लोग इंसिडेंट कराएंगे। और इंसिडेंट कराने के बाद क्या होता है कि हमें स्कैटर्ड रेडिएशन मिलता है। तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन मिलता है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं तो हमें 3 लाइंस मिलती है। एक ओरिजिनल लाइन मिलेगी जिसको कि हम लोग रैलीज लाइन बोलेंगे। ओरिजिनल लाइन का मतलब कि जो इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है, वही हमारी ओरिजिनल लाइन की फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसको हम लोग रैलीज लाइन बोलेंगे। और 2 अदर्स लाइन मिलती है। ठीक है, एक जो है हम लोगों को वीक फ्रीक्वेंसी साइड में जो लाइन मिलेगी उसको हम लोग स्टोक्स लाइन बोलेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी साइड में मिलेगी, ठीक है, रैलीज लाइन के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी स्टोक्स लाइन बोलेंगे। तो 2 लाइंस और हम लोगों को मिलती है जिसकी कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी मिलता है। ओके, वो हमारा क्या होता है कि हमने क्या बताया अभी, एक स्टोक्स लाइंस और दूसरा एंटी स्टोक्स लाइंस। तो इस तरह से जो है 3 लाइन हो गया, रैलीज लाइन और क्या है स्टोक्स लाइंस और क्या है एंटी स्टोक्स लाइन। इन तीनों का हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाना होगा और डेरिवेशन दिखाना होगा। तो इस तरह से ये हमने आप लोगों को एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का बता दिया है, जिसको कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। और यदि हम इसको तैयार कर लेते हैं तो हमें ये पूरा विश्वास है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलना ही है, ये हम गारंटी देते हैं आप लोगों को। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है वो रेडी रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।